Everyone, today we are going to start a new chapter, gravitation. This is the chapter number 8 and my first topic is universal law of gravitation. This universal law of gravitation is given by Isaac Newton. In the statement of universal law of gravitation is when two objects are placed at some distance, then the force between two objects is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. ये स्टेटमेंट था आइजैक न्यूटन का फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब इसका कहना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कुछ डिस्टेंस पे होता है, कुछ मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा एक फोर्स काम करता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और उसका स्टेटमेंट था कि यदि मान लो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पे मैं करूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दोनों का मास डिफरेंट है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है और दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सो r है और डिस्टेंस को हमेशा सेंटर से लिया जाता है। तो अब यहाँ पे तो सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लिए, देखो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से डिस्टेंस को यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं मैथमेटिकली इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखूँगा फोर्स is directly proportional to the product of masses. This is the statement. Inversely proportional मतलब force is inversely proportional to the square of distance. This one. जब दोनों को एक साथ लिखोगे कंक्लूड करके तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे that is F is directly proportional to the product of masses this like this divided by r square. This one. ये आ जाएगा। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, दैट वन कांस्टेंट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G, ये चीज़ आता है m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, दिस वन। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल G है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसका फिक्स वैल्यू है। इसका वैल्यू है, आप यहाँ पे यदि चाहो तो वेयर करके लिख सकते हो, वेयर कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। ये वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, चाहे तुम इसका लोकेशन कहीं भी चेंज कर दो, अर्थ के जगह पे मून पे भी तुम चले जाओ तब भी तुमको कैपिटल G का वैल्यू जो है सो सेम मिलेगा। कैपिटल G का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये एज इट इज़ मिलेगा आपको हर जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि ये दो ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो कि एक को मास m1 माना है, एक को मास m2 मान रहे हैं, यदि मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को अर्थ कंसिडर कर लूँ कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, लाइक दिस अर्थ है, तो बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। ऐसे एक मान लो कि एक अर्थ है तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मास जो है सो मास ऑफ अर्थ m करके लिख सकते हैं यहाँ पे। और एक और ऑब्जेक्ट जो छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ उसके अराउंड, क्योंकि इसके कंपेरिजन में कोई भी ऑब्जेक्ट के बाहर होगा तो बहुत छोटा होगा, तो इसका मान लेते हैं मास जो है सो स्मॉल m कैप दिस वन। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसका रेडियस क्या होगा, RE, रेडियस ऑफ अर्थ RE। और यहाँ से यहाँ तक यदि मैं मानूँ कि कुछ डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये डाल दूँगा कि जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से पूरा मतलब एक्सटर्नल मान लो यहाँ से कुछ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं h है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, पूरा डिस्टेंस हो जाएगा RE प्लस H के बराबर। कितना डिस्टेंस हो जाएगा, RE प्लस H, क्योंकि यहाँ से अर्थ के बाद जो है सो डिस्टेंस कितना हो रहा है, H हो रहा है इधर, तो RE प्लस H यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि तुम यहाँ पे फॉर्मूला को लिखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स को तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम यदि उसको लिखें तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि मास ऑफ अर्थ और ये इसका प्रोडक्ट होगा और साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा वो किसके बराबर होगा, RE प्लस H टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर, दिस वन। इसको कंक्लूड करके लिखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट एक स्टेप में लिख रहा हूँ, एक स्टेप जंप कर रहा हूँ यहाँ लिख सकता हूँ m डिवाइडेड बाई RE प्लस H टू द पावर ऑफ स्क्वायर। कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं यदि बोलूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है सो लगभग करीब है, बहुत नज़दीक में है, तो इस H को हम यहाँ पे नेग्लिजिबल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन डालना पड़ेगा कि RE जो है रेडियस ऑफ अर्थ इज मच ग्रेटर देन H। इसके कंपैरिजन में रेडियस ऑफ अर्थ जो बहुत बड़ा है,
तो यहाँ पे क्या होगा कि H को हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसका फॉर्मूला अपना हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M E स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर, दिस वन। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ हो गया, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। तो एक कंडीशन यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये फोर्स तो निकालने का तरीका हम लोग पास आ गया, फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब कंडीशन एक और इसमें जान लेते हैं। एक्चुअली जो एक फोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको इन्वर्स लॉ भी बोलते हैं, इन्वर्स लॉ। इसलिए इन्वर्स लॉ बोलते हैं क्योंकि देखो मास तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, आर ही तो वेरिएबल है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, मतलब इसको बोला जाता है इन्वर्स लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। और साथ ही साथ इसको सेंट्रल फोर्स बोला जाता है, सेंट्रल फोर्स, बिकॉज इसका जो डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ से हम लोग करते हैं, एट द सेंटर, सेंटर से मेजर करने के कारण इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस वन ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रीज़न है, उसके कारण उसको यहाँ पे बोला जाता है। अब कंडीशन कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि F इज इक्वल टू G कब होगा, ये कब पॉसिबल होगा। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि यदि दोनों का मास यूनिटी हो, दोनों ऑब्जेक्ट का मास यदि यूनिटी हो, मान लो कि छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक छोटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसका मास जो है सो 1 kg है और इसका मास भी जो है सो 1 kg, और इसके बीच का डिस्टेंस जो भी है वो है 1 मीटर के बराबर है। यदि ऐसा होता है तो F इज इक्वल टू जी के बराबर हमको मिल जाएगा। किस तरीके से आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब m1 वो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सबका वैल्यू 1 है, मतलब क्या हो जाएगा G यहाँ पे 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, मतलब किसके बराबर मिल गया, F इज इक्वल टू जी। मतलब F इज इक्वल टू जी किसके लिए होगा, फॉर यूनिटी के लिए। मतलब यूनिटी मतलब सबका वैल्यू जब यूनिटी मिलेगा हमको, मास भी और डिस्टेंस भी यदि यूनिटी मिला तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो सो कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और फोर्स जो सो बराबर होगा। तो किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन के बराबर, इतना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू वही होता है। तो इतना फोर्स के बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब कि बहुत सारा मास है, यहाँ पे दो ही है ना, दो मास यहाँ पे हम लोग कंसिडर किए। यदि मास बहुत सारा हो, मतलब हमारे एक सिस्टम में बहुत सारा मास है और वहाँ पे यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे क्या करना होगा कि सभी फोर्स को वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो किस तरीके से ऐड करेंगे, तो उसका नाम यहाँ पे होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, या तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, तो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या है, कैसे इसको समझा जा सकता है, उसके बारे में देखो। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एक सिस्टम हमारे पास है कुछ इस तरीके से, कोई एक सिस्टम है इस तरीके से, और यहाँ पे बहुत सारा मास है, बहुत सारा मास, मतलब एक यहाँ पे m1 कंसिडर कर लेते हैं, एक दूसरा यहाँ पे m2 मास का ऑब्जेक्ट है, और एक और मास यहाँ पे m3 मास का ऑब्जेक्ट है, और एक यहाँ पे m4 मास का ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि m1 पे कितना फोर्स लग रहा है, m1 पर, इसके अराउंड तो सब देखो अराउंड में यही है ना, सिस्टम में 4 मास है, टोटल 4 मासेस इज देयर, देन हाउ मच फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन मास, m1 मास, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको लिखना है यहाँ पे F1, जिस पर फोर्स आपको कैलकुलेट करना है उसको लिख दो। तो इस पर हमको फोर्स चाहिए ना, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे F1, फोर्स ऑन 1 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है किसके किसके कारण उस पर फोर्स लग सकता है, एक तो इसके कारण लगेगा, ये दोनों के बीच में, तो इसका फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा दोनों के बीच। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस तरीके से। तो 1 पे बात किया जा रहा है ना, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ड्यू द सेकेंड के कारण लग रहा है एक, दूसरा किसके कारण और लगेगा, थर्ड के कारण लगेगा, मतलब ऐसे
इसके कारण इस पर लगेगा। हमको 1 पर देखना है तो सिर्फ 1 को ही कंसिडर करना है कि कौन कौन उस पर अटैक कर सकता है, कौन कौन उस पर फोर्स लगा सकता है। तो M1 M2 के बीच लगेगा, M1 M3 के बीच लगेगा और M1 M4 के बीच लगेगा। तो हम फोर्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कुछ इस तरीके से। यदि कुछ वैल्यू रहता तो वैल्यू को यहाँ पे डिस्टेंस भी रहता वगैरह वगैरह, तो सबका फोर्स निकाल के सबको ऐड कर देते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, तो हमको टोटल फोर्स मिल जाता 1 पे कितना लग रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन को यदि समझना हो तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस वन इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड, तीनों कॉर्नर पे मास रखा हुआ है m मास, मतलब इक्वल मासेस है। 3 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस कॉर्नर पे है, एक ऑब्जेक्ट इस कॉर्नर पे है और एक ऑब्जेक्ट इस कॉर्नर पे है। तीनों का मास सेम है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिस्टेंस भी क्या होगा, मतलब साइड्स का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। और यहाँ पे कंडीशन ये बोल दिया है कि यहाँ से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है सो कितना है, 1 मीटर है डिस्टेंस। तुम इधर से भी जाओगे तो 1 मीटर मिलेगा, यहाँ से भी जाओगे तो 1 मीटर मिलेगा, बिकॉज तीनों का इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री एंगल होता है। तो जिधर से भी जाओगे डिस्टेंस तुमको सेंटर पर जाने के लिए हर तरफ से डिस्टेंस जो है सो सेंटर तक जाने के लिए सेम मिलेगा। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, 1 मीटर है। इधर से भी 1 मीटर होगा, इधर से भी क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एट द सेंटर, मतलब फाइंड द फोर्स, फाइंड द टोटल फोर्स एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्चुअल में सिर्फ हमको डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, बाकी ए एल है, ये एम के, मतलब डिस्टेंस तो सब जगह का हमको पता है। तो देखो सबसे पहले हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका लेते हैं, ये वाला अप साइड वाला का, यदि चाहो तो नाम दे सकते हो। इसका नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको लिख देते हैं सी, ए बी सी। तो सबसे पहले ए का देखते हैं कि ए जो है सो इसको भी मान लो कुछ, इसको मान लेते हैं डी। तो ए जो है सो डी पर फोर्स लगा रहा है, मतलब हमको फाइनली निकालना है एफ डी, फोर्स ऑन डी, कि कितना फोर्स वहाँ पे लग रहा है। तो एफ डी निकालना यदि यहाँ पे है तो आप कैसे निकालोगे, फोर्स ऑन डी, दिस वन, इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा देखो ए के कारण इस पर लगेगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, दिस वन। सेकेंड वन कौन लगाएगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, इसके कारण इस पर जाएगा। एंड थर्ड वन फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, ये 3 फोर्स इस पर एक्ट हो सकता है। तो ये हमारा टोटल फोर्स होगा। अब चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, डी ए को निकाल लो, डी बी को निकाल लो, डी सी के लिए निकाल लो, तीनों निकाल करके कैलकुलेट कर सकते हो कि देखते हैं सेंटर पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 बाय 1। तो यदि मैं सबसे पहले डी ए कैलकुलेट करूँ, एफ डी ए, तो देखते हैं कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले एफ डी ए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, फोर्स ऑन डी ए, दिस वन। तो इस ट्रायंगल में देखो यहाँ एम मास है, यहाँ कैपिटल मास है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम यदि लिखें तो क्या लिखा आएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, कुछ इतना हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे वेक्टर को भी लेना है, ट्रायंगल लॉ में वेक्टर को भी देखना है कि किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखो हमको इस पॉइंट पे देखना है ना, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि एक दूसरे के बीच यदि फोर्स की बात करें तो किधर इसका फोर्स हो जाएगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, क्योंकि देखो ये फोर्स लगाएगा ना, ये फोर्स इस पर लगाएगा तो इधर होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब किधर, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा नेगेटिव, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस जे, दिस वन। प्लस जे कब लिखते, जब हमको इस पर बोलता कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि तब डायरेक्शन इधर से होता, अट्रैक्ट दोनों कर रहा है, दोनों का अट्रैक्शन फोर्स है, एक इधर से एक इधर से, कुछ इस तरीके से। बट हमको देखना है कि ये जो फोर्स इस पर लगा रहा है, इस पर तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब वाई का नेगेटिव साइड। तो वाई का नेगेटिव साइड के लिए जे से दिखाते हैं, तो ये हो गया माइनस जे कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट हम फोर्स निकालेंगे डी बी, फोर्स ऑफ डी बी, ठीक है, ये वाला। तो इसमें भी सबसे पहले देखो यहाँ पे डी बी ना, तो ये जो है तो तुम्हारा फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, मतलब ये कुछ इस तरीके से जाएगा फोर्स, ये फोर्स जो है सो कुछ इस तरीके से लगेगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा ना, इस तरीके से ऐसे जाएगा, इसका डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि तो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में हमको दिख नहीं रहा है।
तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जनरल फार्मूला। इसका क्या, जी एम एम डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। ए तो होगा, बट अब डायरेक्शन की जगह कुछ चेंज होगा हमारा। क्या चीज़ चेंज होगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हमारा मिल जाएगा। इस जगह पे यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेगा। एक कंपोनेंट बनेगा एक्स एक्सिस के लिए इधर के लिए, और एक कंपोनेंट बनेगा वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, तो x में जो बनेगा, क्योंकि देखो एंगल कितना बनेगा, ये टोटल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ भी हमको क्या मिलेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो 30, तो ये हमारा किधर कितना हो जाएगा साइन 30, सॉरी हॉरिजॉन्टल ना, तो हॉरिजॉन्टल के लिए cos 30, तो ये हमारा हो जाएगा cos 30 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये वाई एक्सिस में पॉजिटिव में, और ये क्या है कॉस, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि आई मतलब एक्स एक्सिस के लिए कॉस 30 डिग्री प्लस ये क्या होगा जे, क्योंकि वाई के लिए पॉजिटिव में है, तो ये जगह जे साइन 30 डिग्री। ये हो गया कुछ तुम्हारा कंप्लीट फोर्स, ये कंप्लीट हमारा हो गया एफ डी बी। अब निकालते हैं एफ डी सी। तो जब एफ डी सी कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसका क्या रिजल्ट आएगा, एफ डी सी इज इक्वल टू वंस अगेन दिस वन जी एम एम डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना है उसको समझो। अब फोर्स हमारा किधर, इधर से जाएगा, ये फोर्स सी से इस पर फोर्स लगा रहा है ना कुछ इस तरीके से, तो इसका डायरेक्शन फिर किधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा दिस वन। यहाँ भी दो कंपोनेंट निकलेगा हमारा, दो कंपोनेंट किधर किधर होगा, एक कंपोनेंट तुम्हारा हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए और एक हो जाएगा वाई के लिए, कुछ इस तरीके से। तो x में फिर वही एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा cos 30, और ये हो जाएगा साइन 30। साइन पॉजिटिव में है बट cos जो है सो नेगेटिव में, x एक्सिस का नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे हमको माइनस में लेना पड़ेगा। कैसे, यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस आई और cos 30 डिग्री प्लस वो तो ठीक है साइन पॉजिटिव में, तो j साइन 30। ये कुछ हमको मिल गया पूरा फोर्स, तीनों फोर्स मिल चुका है। अब ये तीनों फोर्स को इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 में सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने पे देखो रिजल्ट क्या मिलता है। तो हमारा सबसे पहले देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन ये टर्म तो है ना, तो कॉमन ले लेते हैं उसको सबसे पहले। तो ये जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमको यहाँ पे किसका फोर्स निकालना है, एफ डी। तो यहाँ लिखेंगे एफ डी इज इक्वल्स टू कॉमन जो टर्म है उसको कॉमन लिख दो, जी एम एम डिवाइड बाई 1 टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर दिस वन। और अंदर क्या लिखाएगा, अंदर तुम्हारा पहले क्या है माइनस जे लिख दिए। अब ये वाला प्लस आई कॉस 30 डिग्री प्लस जे साइन 30 डिग्री साइन 30, फिर क्या है माइनस जे सॉरी आई है ना, ये आई कॉस 30 डिग्री प्लस जे साइन 30 डिग्री जे साइन 30 डिग्री, ये चीज़ है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या इसमें, आप देख सकते हो आई कॉस 30 और ये आई कॉस 30 कट जाएगा, क्योंकि माइनस ए प्लस में माइनस में कट गया, बाकी नहीं कटेगा कुछ। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं आगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जी एम एम डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर और दिस वन माइनस जे यहाँ पे है, और ये देखो आई साइन 30 जे साइन 30 और जे साइन 30, 2 जे साइन 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2 जे साइन 30। ठीक है, ये चीज़ आया। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी एम एम डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, और इधर क्या होगा माइनस जे, और ये देखो 2 जे, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, जी एम एम डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, और यहाँ पे एक माइनस जे है दिस वन, और ये क्या है यहाँ भी जे बच गया, 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ जे बचा, मतलब प्लस जे। तो ये क्या मिला, दिस वन टर्म माइनस जे प्लस जे 0 हो गया, मतलब ये पूरे टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा। मतलब यहाँ से क्या मिला हमको कि ये जो फोर्स है सेंटर पे वो क्या मिलेगा 0 मिला। मतलब आपका आंसर हो गया फोर्स ऑन डी इज इक्वल्स टू 0। ये वेक्टर के अकॉर्डिंग वेक्टर साइंस लगा ना, तो सेंटर पे क्या होता है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चाहे तुम्हारा स्क्वायर हो या फिर मतलब स्क्वायर हो या फिर तुम्हारा क्या बोल सकते हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, दोनों ही कंडीशन में तुम्हारा जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलता है सेंटर पे। तुम स्क्वायर के लिए भी आप ट्राई करके देखना। स्क्वायर के लिए क्वेश्चन मैं तुमको दे दे रहा हूँ इससे रिलेटेड कि मान लो एक स्क्वायर है
एक स्क्वायर कुछ इस तरीके से है। इसका मास m, हर एक कोने पे एक मास लगा हुआ m है और इसके सेंटर पे कैपिटल M है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसका डिस्टेंस सबका सेम होगा, तो a ले सकते हो स्क्वायर का, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है सो हम दे दे रहे हैं कि 1 है। चलो ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसका भी फोर्स आपको 0 मिलेगा एट द सेंटर। तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो सेंटर पे हमको क्या मिला फोर्स, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है ना भाई। इधर से देखो पॉजिटिव तो इधर से नेगेटिव हो जाएगा, इसके लिए नेगेटिव, फिर इधर से पॉजिटिव तो इधर से नेगेटिव, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा सेंटर पर। फाइनली हमको वहाँ का फोर्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग टोटल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग 12 में भी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझ गए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स का जो भी वैल्यू आया, कुछ फोर्स वहाँ से निकलता है, दैट वन ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग देख लिए कि बहुत ज़्यादा मासेस होने पर हम लोग किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके किस तरीके से टोटल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे हम लोग बात करते हैं। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोग समझेंगे भी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको समझने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ गिर रहा है, कुछ उस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे सबसे पहले एक अर्थ बना लो, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये अर्थ है, इस तरीके से इसका ये सेंटर है। ठीक है, और इस अर्थ का जो मास है, इस अर्थ का मास जो है सो मान लेते हैं me, बेस ऑफ ई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मास ऑफ अर्थ हो गया इसका मतलब। ठीक है, ये चीज़ है। और इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है उसको मान लेते हैं r, और बेस में लगा रहे हैं e, इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, और एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से कुछ ऊपर में है, और एक छोटा सा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है, इसका मास हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं, ये अर्थ से जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस जो दिख रहा है तुमको यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग मान लेते हैं दिस वन डिस्टेंस इज स्मॉल r। यहाँ पे इसका डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट यहाँ पे देख सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ पे वेट भी लगेगा, वेट फोर्स, जिसको वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। वेट फोर्स मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू mg, जो बहुत बार हम लोग यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिस वन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब mg जो है वो भी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि मान लो F इज इक्वल्स टू हमारा ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा, मतलब अर्थ के बीच में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसके बराबर लगेगा, कैपिटल G कैपिटल M E स्मॉल m डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये वाला पूरा डिस्टेंस। ठीक है, इसके बराबर। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट mg लिख सकते हो, नहीं तो फिर दूसरा इक्वेशन एक बना सकते हो कि F इज इक्वल्स टू mg होता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया ये, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो है ड्यू टू ग्रेविटेशनल, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये है तुम्हारा मासेस के अकॉर्डिंग। तो दोनों फोर्स है हमारा सेम, दोनों एक ही फोर्स, एक ही टाइप का फोर्स है। ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि ये कौन सा वेट फोर्स है। ठीक है, वेट फोर्स जिसको बोलते हैं एक तरीके से। तो नेक्स्ट वन, हम यदि दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, हम यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट साइड का कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड का हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, mg इज इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल G कैपिटल M E स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, कुछ इतना लिख सकते हैं। अब देखो दोनों साइड से मास कट जाएगा, तो ये स्मॉल मास कट जा रहा है क्योंकि यही इसी ऑब्जेक्ट का मास दोनों के लिए बताया जा रहा है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ से g जो तुमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा, GME डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये चीज़ मिला। ठीक है, तो ये चीज़ मिलेगी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस वन, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है सो कुछ इतना एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब यही चीज़ को मैं यदि एट द सेंटर पे बात करूँ, एट द सेंटर जी पे, मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ सेंटर के लिए,
तो क्या होगा एट द सेंटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके से यहाँ तक आ गया, मान लो इस जगह पे आ गया, तभी तो इसका डिस्टेंस अभी भी कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, मतलब इसके सरफेस पे भी कुछ एक्सेलरेशन होगा इस डिस्टेंस के बीच में, तो वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे, मतलब एक पॉइंट डाल देंगे एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसको यहाँ पे हम लोग लिखना है। तो यहाँ पे बेस में क्या लगा देंगे, जी लिखेंगे और बेस में लगा देंगे ई, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जी एम ई डिवाइड बाय आर ई, क्योंकि ए आर जो कैपिटल आर स्मॉल आर था वो तो पूरा था ना पूरा, अब इस जगह पे सिर्फ इतना ही बचा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर ई दिस वन। या तो एक तरीका और भी था कि आर ई प्लस एच करके लिखते और एच को हम बोलते कि बहुत छोटा है इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो कुछ उस तरीके से भी समझा जा सकता था, बट हम लोग उस तरीके से ना समझ करके समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है सो अर्थ पे ही रखा हुआ है, ठीक है, तब उस पर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मिलेगा वो चीज़ को यहाँ पे हम लोग कुछ तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो g इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई, जबकि इस न्यूमेरिकल में इस वैल्यू में ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, बट यहाँ पे इसका कुछ फिक्स वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यू है इसका, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कैपिटल जी का वैल्यू तो जान रहे हैं हम लोग 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, ये चीज़ होता है। और मास ऑफ अर्थ यहाँ पे जो है, मास ऑफ अर्थ वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, फिक्स वैल्यूज़ हैं। और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो भी फिक्स है, वो है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, या तो 6.4 इंटू 10⁻, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, 10⁻6 मीटर होता है, तो उसको भी लिख सकते हैं आप। तो ये चीज़ हो गया। अब ये सभी वैल्यूज़ को जब हम प्लेस कर देंगे इस जगह पे सभी वैल्यूज़ को यदि मैं प्लेस कर दूं तो यहाँ पे हमको जो जी का वैल्यू मिलने वाला है वो वैल्यू क्या मिलेगा वो देखो, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर प्लेसिंग ऑल द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन देन इक्वेशन बिकम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा वैल्यू प्लेस करोगे कैलकुलेट करोगे तो तुमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर मिलेगा आपको वैल्यू। तो यही है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक कंडीशन यहाँ पे और भी है कि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। यदि इस आर का वैल्यू हमारा इंक्रीज और डिक्रीज करे तो वेरी भी करेगा, तो इसका वेरिएशन हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले मैं इक्वेटर और पोल की बात कर देता हूँ। सिर्फ हम जानते हैं कि यदि रेडियस ऑफ स्फेयर अर्थ का जो यदि पूरा जो है सो 100% स्फेयर नहीं है, उसका शेप जो है वो किस तरीके का है, वो एलिप्टिकल शेप का है, क्योंकि उसका इक्वेटर बड़ा होता है और पोल जो है सो छोटा होता है इन कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन डाल सकते हैं कि अर्थ इज़ नॉट, यहाँ पे तुम डाल सकते हो एक पॉइंट कि अर्थ इज़ नॉट कंप्लीट स्फेयर, अर्थ इज़ नॉट ए कंप्लीट स्फेयर, है ना, कंप्लीट स्फेयर होता है तो उसका वैल्यू जो है वो तुम्हारा यही चलता, मतलब ये वैल्यू नहीं वेरी करता, हर जगह पे हमको सेम मिलता, बट स्फेयर नहीं है वो। अर्थ के सरफेस पे हर जगह पे वैल्यू तुमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मिलता है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन आपको यहाँ पे दिख सकता है अकॉर्डिंग टू मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण यहाँ पे मतलब जो अर्थ का शेप है वो इलिप्टिकल है, इसके कारण इक्वेटर और पोल में थोड़ा सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन मिलेगा। तो कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा उसी चीज़ को हम लोग को समझना है यहाँ पे। तो देखो अर्थ का शेप कैसा है, इलिप्टिकल मान के चलते हैं कि वो इलिप्टिकल शेप का है ऐसा कुछ। तो ऐसा यदि है तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा क्या हो गया, दिस वन साइड इज द पोल और ये क्या हो गया इक्वेटर है। तो इक्वेटर जो है इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से कि हियर आर इक्वेटर, जो इक्वेटर है ये जो है सो बड़ा है, कितना बड़ा है उस चीज़ को भी जान लो। आर इक्वेटर जो है सो आर पोल से 21 किलोमीटर बड़ा है, 21 किलोमीटर ज़्यादा उसका रेडियस होता है, 21 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। तो आर इक्वेटर जो है सो बहुत बड़ा, आर इक्वेटर जो है सो बड़ा है किससे, पोल से। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आर इक्वेटर इज मच ग्रेटर देन आर पोल, रेडियस ऑफ पोल, इस तरीके से।
ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, कुछ ये चीज़ है, कुछ इस तरीके से। तो जिसका ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, उसका ये छोटा होगा, जिसका ये छोटा होगा उसका ये बड़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जिसका बड़ा उसका छोटा ना, तो किसका बड़ा, इसका बड़ा, तो ये छोटा हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जी पोल, पोल जो है सो बड़ा होगा, पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी एट पोल क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, जी एट इक्वेटर, कुछ इस तरीके से। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज मोर एट द पोल, एट द पोल इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के कंपैरिजन में पोल पे जो है सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पे हम लोग इतना दूर तक समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सो अर्थ ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ से यदि ऊपर ले जाएं तो क्या चेंजेस आएगा, फिर अर्थ के सरफेस से नीचे सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ ले आएँ तो क्या वेरिएशन होगा, वो सभी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।